अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसान। दिसंबर का जो महीना है ना, ये मेरे समेत उन लोगों पे जो कि पाकिस्तान के साथ वालिहाना मोहब्बत रखते हैं और जिनका उड़ना बिछोना पाकिस्तान है, उनके लिए ये बड़ा भारी गुज़रता है। और ख़ास तौर पे जो इसका फ़र्स्ट हाफ़ है, आप समझते ही हैं कि जब हम लीड अप टू कर रहे होते हैं 16 दिसंबर, तो ये जो दिन है ये बड़े ही भारी गुज़रते हैं और अजीब-सी फ़ीलिंग्स जो हैं वो इंसान को आती रहती हैं कि क्या हुआ? कैसे हुआ? 71 का जो सानिया था, और फिर ये एक सबसे बड़ा जो क्वेश्चन आता है वो ये है कि क्या हमने उससे कुछ सीखा या नहीं सीखा? क्या हमने उससे जो मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हम सीख सकते थे, जो हमारे बड़ों ने सीखनी थी, उन्होंने सीखी, उसके बाद अगलों ने सीखी या नहीं सीखी? तो ये मुख्तलिफ़ क्वेश्चन जो हैं वो हमेशा बॉदर करते रहते हैं। और ख़ास तौर पर ऐसा महसूस होता है जैसे रूह का कोई एक ऐसा हिस्सा है जो हमसे बिछड़ा हुआ है और जिसको हम समझ नहीं पा रहे हैं कि वो किधर चला गया है। जैसे बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप देखते हैं कि फैमिलीज़ में पेरेंट्स के साथ बच्चे नाराज़ होकर उनसे दूर चले जाते हैं। तो वो पेरेंट्स अपनी जगह पे जो हैं वो शॉक्ड होते हैं, लेकिन बच्चे जो हैं जब वो दूर चले जाते हैं तो वो उनकी लाइफ गुजरनी शुरू हो जाती है अच्छे तरीके से। वो फ्लरिश भी करते हैं, ग्रो भी करते हैं। लेकिन जो पेरेंट्स होते हैं उनकी वो जो फीलिंग्स हैं, उनको ऐसा लगता है कि जैसे उनके जिस्म का, उनके रूह का हिस्सा उनसे जुदा हो चुका है और वो हर वक्त तड़पते रहते हैं। हर वक्त उनका जो एक पेन है वो उनके सामने रहता है। अब ये अलग बात है कि पेरेंट्स हम थे या पेरेंट मशरकी पाकिस्तान था। अगर देखा जाए तो वो बेसिकली तो वही थे, क्योंकि पाकिस्तान तो उन्होंने बनाया था। मगरबी पाकिस्तान तो उन्होंने तो कुछ नहीं किया था एज़ सच। तो बेसिकली तो पाकिस्तान वही था जो हमसे अलहदा हो गया। अब ये अलग डिबेट है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि ये जो दिन है, ये बहुत ही भारी गुज़रते हैं तमाम उन लोगों पे जो कि उस सान्हे को आज भी जब याद करते हैं, तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो रोना शुरू हो जाते हैं। तो इन लोगों के लिए मैं कोशिश करूँगा कि हम आइंदा चंद दिन के बाद कोई ना कोई इस तरह का शो या 1-2 शो करें, ताकि हम लोग उन चीज़ों को रिवाइव कर सकें, याद कर सकें और बता सकें कि वहाँ पे क्या हुआ था, किस तरह हुआ था, और उसमें हमें अपनी जो जुनून-बीनी का अमल है उससे गुज़रना चाहिए। कैसे गुज़रेंगे? ये भी एक बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि आजकल ये रिवाज नहीं रहा कि आप जुनून-बीनी कर सकें और अगर कोई क्वेश्चन पूछे तो या तो उसको उठा लिया जाता है या फिर उसको मरवा दिया जाता है। अब आ जाएँगे ज़रा दूसरी तरफ, जो कि सबसे बड़ा इस वक़्त इश्यू बना हुआ है, वो है असेंबलीज़ का। मैं ये देख रहा हूँ कि ऊपर-नीचे 2-3 इंटरव्यूज़ जो हैं, वो चौधरी बिरादरान ने या चौधरी की फैमिली जो है, उन्होंने दी हैं। सबसे पहले पिछले 2 दिन में पहले हमने देखा कि मुनस इलाही जो हैं, उन्होंने इंटरव्यू दिया। हालाँकि नॉर्मली आपको पता है कि मुनस जो हैं, वो शाय फ़ील करते हैं इंटरव्यूज़ में और वो इंटरव्यूज़ नहीं देते, लेकिन उन्होंने दिया इंटरव्यू। और उसके बाद हमने देखा है कि 2 इंटरव्यूज़ जो हैं वो चौधरी परवेज़ इलाही साहब के आ चुके हैं और ऐसे लगता है कि जैसे कोई जल्दी है उन्हें। और ये अचानक इंटरव्यूज़, दोनों बाप-बेटा जो हैं वो इतने ज़्यादा शौकीन नहीं है इंटरव्यूज़ देने के। लेकिन अचानक क्या आन पड़ी है कि उन्होंने सोचा कि हम इंटरव्यूज़ दें। वो मुझे ये लग रहा है कि इनकी जो पिछले दिनों में 2-3 दिन पहले हमने सुना था कि वो पिंडी गए और पिंडी जाके एकदम उस काफ़िले से उनकी गाड़ी जो वो निकल गई और वो चले गए, जाके किसी से मुलाकात की। तो ये जो मुलाकात हुई है, उसके मुझे लगता है कि ये उसका ये शाखसाना है कि अब अगरचे एक तरफ वो इमरान साहब को कह रहे हैं कि जी हम आपकी अमानत है हुकूमत और सब कुछ अभी आप कहेंगे हम वो तोड़ देंगे। लेकिन साथ-साथ वो अंदर खाते वो उन लोगों से भी बातें कर रहे हैं जिन्होंने उनको भेजा था। तो इससे जो मुझे चीज़ सबसे वाज़ेह नज़र आ रही है वो ये है कि अभी तक जो पिछली रिजीम थी, जो पिछली एडमिनिस्ट्रेशन थी या पिछली आप कह लें एस्टेब्लिशमेंट थी, वो अभी तक पॉलिसी चल रही है। उससे अभी तक नए चीफ जो हैं उन्होंने डिस्टेंस नहीं किया है और अगर करना भी चाहा है तो अभी तक उन्होंने कोई ऑर्डर्स वगैरह पास नहीं किए हैं। तो ये जो चीज़ है ये बहुत ही ख़तरनाक है और ये मुख्तलिफ़ चीज़ें मैंने आपको शुरू में कहा था कि ये हमें पता चलेंगी, इन चीज़ों से हमें अंदाज़ा होगा कि नए जो चीफ साहब आए हैं, वो क्या टेंडेंसी है उनकी? क्या वो इंडिपेंडेंटली सोच रहे हैं? और क्या वो पिछली जो एक कैटेगरी जो हमने देखी थी पूरे के पूरे लोगों का एक जो टोला था, उससे अपने आप को डिस्टेंस करेंगे
उस पॉलिसी से अपने आप को डिस्टेंस करेंगे या नहीं करेंगे। उसमें सबसे बड़ी बात तो ये अभी आपको नज़र आनी शुरू हो जाएगी, चौधरीज़ का जो एक सिलसिला है। आपको पता ही है चौधरीज़ का जो बैकग्राउंड है। साथ ही साथ हमने देखा था कि आज़म स्वाति साहब के केस के बारे में, उसके वो भी एक हमारे लिए एक लिटमस टेस्ट है। और जब हमने देखा कि उनको जैसे ही जुडिशल पे वो गए और रात को उनकी तबीयत ख़राब हुई और वो आए पिम्स में और उधर से सुबह उन्हें ले जाया गया बलूचिस्तान और फिर उसके लिए एक एयर फ़ोर्स का तैयारा इस्तेमाल हुआ, व्हिच इज़ वेरी सरप्राइज़िंग फॉर मी। एक्चुअली मेरे लिए ये अलार्मिंग है कि एयर फ़ोर्स का तैयारा इन कामों से कब से यूज़ होना शुरू हो गया है कि जिनमें हम ये देखते हैं कि जो चीज़ें पॉलिटिकली इतनी ज़्यादा आप कह सकते हैं कि जो अ, तक़सीम करने वाली हैं, उनके अंदर एयर फ़ोर्स जैसी जो फ़ोर्स है, उसकी चीज़ों का आना मेरे लिए ये बड़ी बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है क्योंकि मुझे मेरा मेरा प्यार है एयर फ़ोर्स के साथ इसलिए कि मेरे बड़े जो भाई थे वो भी एयर फ़ोर्स में थे। तो इसलिए मुझे एयर फ़ोर्स की कोई भी चीज़ इस तरह की आती है तो मुझे मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि ये क्या होने वाला है? एयर फ़ोर्स को क्या हो गया? पहले हमने देखा कि एयर फ़ोर्स का जहाज़ यूज़ हुआ फ़ज़लुर रहमान साहब को लेके जाने के लिए कराची। ये भी एक अजीब बात थी। भई कब से ये शुरू हुआ है कि आप इस तरह के लोगों के लिए मुख्तलिफ़ अल्टीरियर मोटिव्स जिनके पीछे मौजूद हैं, उनके लिए अपने जहाज़ देना शुरू कर दें और वो किस खाते में था, उसके क्या हिसाब-किताब हुआ है। तो मैं एयर चीफ़ से गुज़ारिश करूँगा और उनका जो डिपार्टमेंट है पीआर का, उनसे मैं कहूँगा कि आप इस बारे में हमें ज़रा बताएँ कि एयर चीफ साहब की इस बारे में क्या ओपिनियन है कि एयर फ़ोर्स के जहाज़ जो हैं वो इतने गए गुज़रे हैं कि आराम से जो भी चाहे बंदा जाके उनके ऊपर चढ़ जाए और जाके उनको वो ले जाएँ और उनको जहाँ पे भी जाना हो वो पहुँचा के फिर वापस भी लेके आएँ। इसी तरह स्वाति साहब को किस चक्कर में वहाँ पे लेके गए। तो ये जो चीज़ है इससे भी हमें पता चल रहा है कि अभी तक नए चीफ जो हैं उन्होंने अपनी पॉलिसी जो है वो नई इंट्रोड्यूस नहीं कराई है, वो पिछली ही पॉलिसी को लेके जाने के लिए उनको गो अहेड दे रहे हैं या फिर कम से कम इतना ज़रूर है कि जब तक वो नई पॉलिसी नहीं आती, उस तक पिछली का कहा गया है कि वो चलनी चाहिए। तो ये बहुत ख़तरनाक बात है। इसी तरह शहबाज़ गिल के ऊपर केस कर दिया गया है और वो भी एक लेटर लिखा गया है और उसके ऊपर एफआईआर जो है वो काट के तो मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। एक तरफ सिटिंग प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो जब बात करते हैं तो वो इमरान खान साहब के बारे में बातें करते हैं। फिर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो हैं गिलानी साहब, वो कहते हैं कि जी जो चीफ मिनिस्टर एफआईआर नहीं दर्ज करवा सका अपने प्राइम मिनिस्टर के बारे में, तो उससे आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो असम्बलियाँ तोड़ेगा? तो इस तरह के जो मज़ाक बन रहे हैं, वो इसी वजह से बन रहे हैं कि जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, वो अपने ही सूबे में जहाँ पे उनकी हुकूमत है, वहाँ पे अभी तक एफआईआर नहीं दर्ज करवा सके। तो मेरा ख़्याल है कि ये बहुत ज़्यादा कंसर्निंग चीज़ है, इसके ऊपर भी हमें पता चलना चाहिए कि हमारी जो नई क़यादत आई है फ़ौज की, वो क्या सोच रही है और उसकी क्या पॉलिसी है। दूसरा जो है, जो साबिक चीफ़ थे, वो हमने देखा कि स्टेडियम में चले गए मैच देखने के लिए। अब मुझे समझ नहीं आती कि मतलब ही हैड द ऑडेसिटी मैं हैरान हूँ कि इतनी ऑडेसिटी कि आप इन मामलात में और ख़ास तौर पे जब आपके ऊपर इतनी लान-तान हो रही है और इतनी ज़्यादा आपके ऊपर तनकीद आ रही है और इतना ज़्यादा लोग आपको बुरा-भला कह रहे हैं, इसके बावजूद आपने ये मुनासिब समझा कि आप लोगों को चिढ़ाएँ जाके और वहाँ पे आप स्टेडियम में जाएँ और वो स्टेडियम में भी क्या गए, आपकी 3-4 सेकंड की एक वीडियो जारी हुई कि जनाब आपके इर्द-गिर्द 20-25 लोग खड़े हुए हैं और ज़ाहिर है कि वो कमांडोज़ वगैरह या जो भी आपके सिक्योरिटी के जो apparatus होगा, उसके लोग होंगे। तो उनको लेके जाके आपने एक बंद कमरे में जाके मैच देख लिया और आपने ये इमेज दिया कि जनाब मुझे कोई मसला ही नहीं है हमारी जो अवाम है मुझे एक्सेप्ट कर रही है और मैं अवाम में बड़ा पॉपुलर हूँ। तो ये जो चीज़ है, ये वही चीज़ है जिस तरह हम देखते हैं कि कोई शख्स अरबों रुपए की करप्शन करने के बाद जब वो अदालत में जाता है किसी केस के लिए, तो वो ऐसे-ऐसे हाथ हिला रहा होता है, वो जाके लोग उसको उसके ऊपर फूल जो हैं वो निछावर कर रहे होते हैं। ये हमने देखा शहबाज शरीफ, हमज़ा वगैरह के और दूसरे जो केसेस वगैरह होते हैं, तो इस तरह लोग जाके उनके ऊपर फूल निछावर करवाते हैं। तो ये चीज़ जो है मुझे बहुत ही अजीब लगी कि आप खुदा का खौफ करें कि इतनी अभी 3-4 दिन हुए हैं आपको गए हुए और अभी से ही आपने एक पोस्टिंग शुरू कर दी है और आपने लोगों की तौहीन करनी शुरू कर दी है कि वो मेरे बारे में जो भी मर्ज़ी कहते रहें, मैं हियर आई कम, मैं जा रहा हूँ जाके मैच देखूँगा। अच्छा अब ये जो मैंने परवेज़ इलाही साहब की बात की है, इसमें मैं थोड़ा-सा ये भी बताता चलूँ कि ये जो उन्होंने इंटरव्यू दिया, उसमें उन्होंने ये भी कहा कि बाजवा साहब को अल्लाह ने भेजा कि उनको जाके रास्ता दिखा दो।
اب یہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیوں بھیجا، اور راستہ کیا ان کو خود نہیں پتہ تھا؟ کیا یہ بالکل ان کو نظر نہیں آ رہا تھا راستہ؟ تو وہ باجوہ صاحب نے ان کو سمجھایا۔ تو ان سے بھی میری گزارش یہ ہے کہ یہ لوگوں کو اتنا احمق اور بیوقوف نہ سمجھیں۔ میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ لوگ آپ سے زیادہ سمجھدار بھی ہیں، آپ سے زیادہ سیانے بھی ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ بیچارے کر کچھ نہیں سکتے، بے بس ہیں۔ آپ لوگ ان cahoots with these boots اس طرح کر کے آپ آگے نکل جاتے ہیں، پھر آپ کی نسلیں جو ہیں وہ آ کے رول کرتی رہتی ہیں۔ عام آدمی جو ہے وہ اس طرح کے کام نہیں کر سکتا، لہٰذا یہ نہ سمجھیں کم از کم کہ وہ بیوقوف ہیں اور آپ کی ان چیزوں کو وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ میرا جہاں تک خیال ہے، یہ جو اسمبلیاں توڑنے والا معاملہ ہے یہ لٹکے گا، اور میرا خیال ہے کہ یہ اسمبلیاں نہیں ٹوٹیں گی اس طرح جس طرح کہ عمران خان صاحب پلان کر رہے ہیں، کیونکہ ابھی تک جو مجھے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی جس سے کوئی ہوپ فل بندہ ہو کہ یہ ٹھیک ہے اس طرح ہو جائے گا تو اسمبلی ٹوٹ سکیں گی۔ اور ایک اور چیز بھی ہے، اگر اسٹیبلشمنٹ نے یہ طے کیا کہ ہم نے پچھلی ہی پالیسی کو لے کے آگے بڑھنا ہے، تو پھر اگر انہوں نے اسمبلیاں توڑ بھی دیں اور الیکشن ہو بھی گئے دونوں صوبوں میں، اور ظاہر ہے کہ جو نظر آ رہا ہے عمران خان صاحب اس میں کامیاب بھی ہو جائیں گے، اور شاید 2/3 یا 3/4 جو میجورٹی ہے وہ بھی لے کے آ جائیں گے، تو یہ تو ایک الارم بیل بجا دے گی اسٹیبلشمنٹ میں اور دوسرے لوگوں کے اندر کے جناب، یہ تو اگر فیڈرل گورنمنٹ میں بھی اس طرح انہوں نے الیکشن کروائے اور جیت گئے، تو یہ تو پھر ہمیں لے دے جائیں گے۔ تو پھر ان کو ایک چانس مل جائے گا کہ وہ ان کا راستہ کسی نہ کسی طریقے سے روکیں، اور جس طرح بھی کچھ باتیں ان کی بیٹی کے بارے میں بھی باتیں ہونی شروع ہو گئی ہیں، تو مجھے لگتا ہے یہ پہلے سے ہی فضا بنائی جا رہی ہے عمران خان صاحب کو ڈسکوالیفائی کرنے کے بارے میں، یا ان کو گرفتار کرنے کے بارے میں، یا ان کو کہیں سائڈ لائن کرنے کے بارے میں۔ پہلے بھی کوشش ہو چکی ہے، وہ ہم نے دیکھ لی، اور اس کے بعد اب بھی ہم دیکھیں گے کہ معاملات جو ہیں وہ کیسے یہاں تک پہنچتے ہیں، اور میرا نہیں خیال کہ اسمبلیاں فار دا ٹائم بینگ ٹوٹنے جا رہی ہیں۔ اچھا، اب ذرا تھوڑا-سا ایک اور چیز جو ہے وہ اکانومی کی طرف آ جاتے ہیں کہ اکانومی میں آپ کو پتہ ہے کہ بہت بری حالت اس وقت ہو چکی ہوئی ہے۔ پاکستان نے ڈیوز جو ہیں وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، جو پاکستان نے پے کرنے ہیں، جو بلز ہیں وہ بہت بڑھ چکے ہوئے ہیں۔ 25-26 بلین ڈالرز تو اگلے مہینے کے اندر اندر ان کو دینے ہیں۔ وہ کہاں سے دینے ہیں ان کو کوئی پتہ نہیں۔ مفتاح اسماعیل اسحاق ڈار پہ ڈال رہے ہیں، اسحاق ڈار جو ہیں وہ مفتاح پہ ڈال رہے ہیں، اور جناب ایک دوسرے کے اوپر سارا کچھ وہ کر کے، اور وہ اسحاق ڈار نے تو ویسے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے کہ جناب مجھ سے نہیں ہوتا، اور یہ میں خود ہی دیکھ لوں گا جو بھی کرنا ہوگا۔ اچھا، اب ایک اور جو بڑی خطرناک چیز ہوئی ہے جی، آپ ذرا غور کیجیے گا اس کے اوپر کہ مختلف جو امپورٹس ہیں ان کے اوپر بین کیا جا رہا ہے، اور اس میں سب سے بڑی جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارا جو ڈیفنس پروکیورمنٹس ہوتی ہیں ان کے اوپر بھی قدغن لگائی جا رہی ہے، ان کے اوپر بھی کرٹیل ان کو کرنے کی جو وہ پالیسی وہ آ گئی ہے، اور کہا گیا ہے کہ پہلے ڈیفنس منسٹری جو ہے وہ کوئی بھی چیز لینے سے پہلے فنانس منسٹری سے اجازت لے گی، تو پھر وہ کوئی چیز بائی کر سکتے ہیں۔ اب یہ مجھے بتائیں کہ ڈیفنس کے جو ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں، اگر وہ پاکستان کو ضرورت پڑتی ہیں اور وہ ڈیفنس منسٹری اجازت لیتی ہے ان سے اور وہ نہیں دیتے ہیں، اور کوئی معاملات اس طرح کے ہو جاتے ہیں کہ جی پیمنٹس نہیں ہو پا رہی ہیں، تو آپ سوچیں کہ ہمارا جو ڈیفنس ہے اس کا کیا بنے گا؟ دفاع پاکستان کس موڑ کے اوپر آ کے کھڑا ہوا ہوگا اگر یہ اس طرح کے خدا نخواستہ سلسلہ ہوتا ہے، جو کہ نظر آ رہا ہے، اور جو بھی اکانومسٹ جو ہیں جن سے ہماری بات ہو رہی ہے وہ کوئی اتنے ہوپ فل نہیں ہیں کہ وہ ان سے کہ یہ ہینڈل کر لیں گے اس کو۔ تو یہ ایک انتہائی خطرناک ڈیولپمنٹ ہے، میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ ایک اور چیز جو آزاد کشمیر کے الیکشنز کے بارے میں دیکھ رہا تھا کہ وہاں پہ جو لوکل باڈیز کے الیکشنز ہوئے ہیں، اس میں عجیب رپورٹنگ ہو رہی ہے۔ میڈیا کو میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک چینل دیکھیں تو وہ کہتا ہے یہ پی ٹی آئی جیت رہی ہے، دوسرے چینل کو دیکھیں وہ کہتے ہیں پی ٹی آئی ہار رہی ہے۔ میں حیران ہوں کہ بھئی خدا کا واسطہ ہے، کم از کم خبریں تو صحیح پہنچا دیں۔ چلیں آپ نے جو ٹھگ مارنی ہوتی ہے، جو بھی کچھ بھی آپ نے کرنا ہوتا ہے وہ کریں آپ اپنے پیسوں کے ذریعے، پیسوں کے لیے جو آپ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن خدا کے لیے خبر صحیح پہنچا دیا کریں۔ ایک چینل کچھ کہہ رہا ہے، ایک چینل کچھ کہہ رہا ہے۔ مثلاً آج ہی میں دیکھ رہا تھا کہ ایک اخبار نے جو بنو قابل کراچی میں جو فنکشن ہوا ہے جماعت اسلامی کی طرف سے، اس کی تصویر لگائی ہوئی ہے، اس میں بے شمار لوگ ہیں، اور لکھا ہوا ہے کہ سینکڑوں خواتین نے شرکت کی، اور وہ نظر آ رہا ہے کہ وہ ہزاروں ہیں۔ تو بھئی اگر آپ ہزاروں لکھ دیں تو کیا حرج ہو جائے گا آپ کو؟ کم از کم رپورٹنگ تو ٹھیک کریں خدا کے لیے۔ اچھا، اب آخر میں صرف یہ چیزیں کروں گا کہ جو نئے چیف صاحب ہیں، حافظ صاحب ہمارے، ان سے گزارش ہے کہ صرف قوم سے ایک بات کر دیں، اور ان سے یہ کہہ دیں کہ جناب ہم لوگ پچھلی جو پالیسی تھی اس کو اون نہیں کرتے ہیں، ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں، قوم سے ہم
معافی مانگتے ہیں یا قوم سے ہم معذرت کرتے ہیں کہ ہم سے اس طرح کی غلطیاں ہوئی ہیں، اور پچھلوں کے بیہاف پہ اگر ہم آپ سے معذرت کر لیتے ہیں، کم از کم ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم پچھلی چیزوں کو بھول کے آگے بڑھنا چاہتے ہیں، اور آگے بڑھنے کا طریقہ یہی ہے کہ ہم تمام جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو ساتھ بٹھا کے ان کے ساتھ معاملات طے کریں۔ نئے الیکشنز کی بات ہوتی ہے تو نئے الیکشنز کے اوپر کنسنسس کیا جائے، کچھ بھی ہو، لیکن ہم آگے بڑھنے کے لیے تیار ہیں اور پچھلی چیزوں سے ہم ڈسٹینس کر رہے ہیں۔ اگر یہ آپ صرف ایک بات کر دیں تو میرا یہ خیال ہے کہ اسی دن پاکستان کا جو سینیریو ہے وہ بالکل بدل جائے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ سچ بولنا جو ہے وہ جاری رکھیں، کیونکہ دیکھیں، میں اپنی طرف سے بھی آپ کو کہتا ہوں اور میں خود بھی، میرے لیے بھی یہ سبق ہے کہ جہاں پہ حق گوئی کی بات آتی ہے ہمیں وہاں پہ کھڑے ہونا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں اسپیک اینڈ اسٹینڈ اپ فار ٹروتھ اسپیشلی وین اٹس ناٹ پاپولر۔ یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ جب پاپولر نہ ہو اس وقت آپ سچ بولیں۔ اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ تھری تھنگس کین ناٹ بی لانگ ہڈن: دا سن، دا مون اینڈ دا ٹروتھ۔ یہ چیزیں کبھی چھپ نہیں سکتی ہیں، اور اگر یہ چھپ نہیں سکتی ہیں تو پھر چھپانے کی ضرورت کیا ہے ہم؟ اس لیے میری گزارش ہے کہ سچ بولیے اور سچ کا ساتھ دیجیے۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی جلد۔ السلام علیکم۔